बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और काइंडली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, काइंडली सपोर्ट करें। जिस तरह पहले आप आकर पढ़ते होते थे, कमेंट करते थे, अब भी वैसे ही करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है साइमा अकरम चौधरी का हम उसके हैं। ये जॉइंट फैमिली बेस्ड, कज़न बेस्ड बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। बहुत प्यारा छोटा सा ये नावल है। इसका मंथ और ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ईयर का मैं बताऊं आपको, ये 98-99 के उसमें आया था। तो शुमारा मुझे याद नहीं है। चले स्टार्ट करते हैं। हम उसके हैं। पिछले 3 दिन से उसकी याद की घंटियां वक्त बे वक्त बज रही थीं और दिल पर छाने वाले तमाम रंग रमशा सिकंदर के थे। मैं यानी शायान मलिक मोहब्बत के जज्बे पर ईमान की हद तक यकीन रखता हूँ, जो दिल के आंगन में अचानक फूटता है और एक तनावर दरख्त की मानिंद खड़ा हो जाता है। मुझे चनाब की सोनी, थल की सस्सी, गाँव की हीर और रोही के सद टीले में गूंजती मोहब्बत की दिलकश पुकार आज भी अपनी तरफ खींचती है। मोहब्बत के अजीम जज्बे की शाहराह से कई रास्ते निकलते हैं, जहाँ वसल की बारिशें भी हैं और हिजर की वीरानियाँ भी, उदासी की गंभीर फिजा भी और रोशनी के समंदर में गम की धूप और मिलन की ठंडी छाँव के खुशनुमा ख्वाब भी। मैं पिछले 3 दिन से मुसलसल जीप में सफ़र कर रहा हूँ। हमारी हवेली, जहाँ पर मलिक हाउस की तख्तियाँ वेज़ा हैं, वहाँ आजकल बजती ढोलक की थाप मुझे कहीं भी सुकून से बैठने नहीं देती। यही बेचैनी मुझे गांव से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मरी, फिर भूरभन, भूरभन से एबटाबाद और वहाँ से मानसहरा रोड से घड़ी हबीबुल्ला और अब बालाकोट ले आई है। मगर आफरीन है मेरे जिगरी दोस्त असफंद यार पर, जो दोस्ती की किताब को वफा के खुशनुमा लफ्ज़ों से लिखने के चक्कर में पिछले 3 दिन से मेरे साथ सफ़र कर रहा है और मेरा साया बना हुआ है। हमारे इर्द गिर्द कितारों में लगे चनार के कदावर दरख्त और उनकी ओट में सब्ज़े से ढकी पहाड़ियाँ, ठंडे पानी के चश्मे, सब मुझे उदास और तन्हा लग रहे थे। शायद ये मेरे अंदर का मौसम था, जो इन वादियों के दरख्तों के एक एक पत्ते में और एक एक पत्थर में उतर आया था। अक्टूबर की खुनक शाम में ठंडी हवा की झोंके जिस्म को मफलूज कर देने को काफ़ी थे। शायान ने अपने होटल के कमरे से बाहर झांका, जहाँ दरियाई कुनहार का ठंडा पानी और वहाँ से आने वाली सर्द हवाएं उसका इस्तकबाल कर रही थी। कमरे में गो हीटर चल रहा था, लेकिन उसका सीना दुख के अंगारों से जहन्नुम बना हुआ था। लेकिन उस पर कोई मौसम असर नहीं कर रहा था। चनार के दरख्तों को गहरी तारीकी ने लपेट में ले रखा था। शायान, यार खुदा के वास्ते ये खिड़की बंद कर दो, मैं मर जाऊंगा। असफन की नींद से बोझल बेजार आवाज़ उनके कानों से टकराई तो वो शर्मिंदा हो गए। या मोहब्बत अगर सिर पे ताज रखती है तो साथ ही सूली पर भी चढ़ा देती है। यूं सर्द रातों में खिड़की के डबल नमूनिए के साथ मरने का चांस बहुत खौफनाक है। आगे तुम खुद समझदार हो, मुझे सख्त नींद आ रही है। असफन शायद उसे मुकम्मल शर्मिंदा करने के मूड में था। अपनी बात मुकम्मल करके उसने लंबी जमाई ली और फिर कंबल के अंदर सर घुसा लिया। शायान की नज़रें उस पर यूं जमी हुई थीं जैसे अलिफ लैला का कोई अफसानवी किरदार हो। बेहाद खामोशी से बेआवाज़ अंदाज में वो चलते हुए अपने सिंगल बेड पर लेट गया। सर तकिए पर टिका दिया, मगर आंखें बंद करते ही एक चेहरा जहन के दरीचों पर रोशन हुआ और वो हड़बड़ा के उठ बैठे। जीरो बल्ब की नीलगू रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उनके अंदर अलाव भड़क रहा था। अचानक उनकी नज़र साइड टेबल पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। उन्होंने कुछ सोचकर मोबाइल उठाया और उनके बटन नीलगू रोशनी में वाज़ेह थे, जबकि सिग्नल भी ऑन थे। बेसाख्ता उनकी उंगलियां उस दुश्मन जहाँ का नंबर डायल कर गई थी। इसी बेल पर किसी ने रिसीवर उठाया। ढोलक की वही मखसूस आवाज़ जो पिछले 3 दिन से उनके असाब पर बुलडोज़र की तरह बरस रही थी, दोबारा समाज से टकराई। लगता था कि मलिक हाउस के इस पोर्शन में रात के 1 बजे भी रौनकें अरूज पर थीं। ज़ाहिर है मलिक सिकंदर की अली की इकलौती बेटी रिमशा मलिक की शादी का हंगामा था। फुल वॉल्यूम में डेक की आवाज़, ढोलक की थाप, निस्वानी कह के और उनसे इतनी दूर बैठे हुए भी खुद को उस मंजर का हिस्सा समझ रहे थे। अरे लड़कियों, ये डेक तो बंद करो। हवेली की बूढ़ी मुलाजमा रिसीवर पर हाथ रखे बगैर हलक फाड़कर चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद डेक बंद हुआ और साथ ही ढोलक की थाप रुक गई। सुरैया भी, किसका फ़ोन है? उस दुश्मन जहाँ की आवाज़ मोबाइल में गूंजी। शायद माइक का बटन ऑन था। अल्लाह जाने कौन मुआ है, बोलता ही नहीं। सुरैया बीबी का नाराज़ लहजा और माथे के बल उन्हें साफ महसूस हो रहे थे। बीबी, लोगों से कह दें कि जब कोई पहले से ही अजियत के समंदर में हो तो फिर साहिल पर बैठकर तमाशा नहीं देखा करते।
रिमशा का खफगी से भरपूर लहजा तलख अल्फाज उन्हें बावर करा रहे थे कि वो CLI पर उनके मोबाइल का नंबर देख चुकी है। अगले ही लम्हे वो मोबाइल ऑफ कर चुके थे, जबकि निगाहों में सोच के दायरे तैरने लगे। उनके लिए ज़िंदगी में धड़कते दिल और झिलमिलाते चिरागों की रोशनी में कुछ भी नहीं था। हाँ रिमशा मलिक, तुम भी तो इस जगमगाते शहर की एक किरण थी, जिसकी रोशनी भी अब मेरा मुकद्दर नहीं। उससे आखिरी मुलाकात अभी 4 रोज़ कबल ही तो हुई थी। वो अपनी लैंड क्रूज़र से उतरकर ताया अब्बी के पोर्शन की जानिब खुद ब खुद ही आ गए थे, जहाँ उसकी शादी की तैयारियां अरूज पर थी। रोशनी से दूर एक कोने में तारीकी में डूबा हुआ रिमशा का कमरा उनके सामने था, जहाँ खामोशी नौहागर थी। पीले कलर का नेट का सूट पहने, साथ हमरंग पीली चूड़ियों में वो खुद भी सरसों का एक मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। आज 7 दिन पहले उसका मायूं था। मलिक हाउस के इस पोर्शन को पीले रंग के फूलों और आयशी रिबनों से डेकोरेट किया गया था। वो कमरे में बिछाए कारपेट पर बैठी दीवार से टेक लगाए खुद से माहौल दुनिया से और दुनिया से अलग अलग सी थी। गमगीन आंखें जैसे किसी ख्वाब गो झील में दो कमल शाम हस्ती के अंधेरे में लिपटे हुए हों। मासूम चेहरा जो उदासी की धुंध में लिपटा हुआ था, वो उन्हें देखकर भी नहीं चौंकी। जो हादसा उसके साथ हो रहा था उससे ज़्यादा हैरान कुन उसके लिए अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा था। कैसी होश आयान ने उसके रूप से आंखें चुराई। कब सोचा था कि वो किसी और की भी हो सकती है। वो फ्लोर कुशन रखकर उसके पास ही बैठ के बहुत खुश हूँ। हफ्ते क्लीम की बादशाहत जो मिल रही है। उसका लहजा धीमा और अफसरदा था। मुझे लगता है हमेशा ये दुख मेरी रग रग में एक जहर घोल रहा है। शायान भी बुरी तरह टूटे हुए थे। शायद मैं कोई पत्थर हूँ, बेहिस हूँ, मेरी कोई आरजू कोई ख्वाहिश नहीं। पत्थरों पर भी तेशा पड़े तो सदाएं निकलती हैं, चिंगारियाँ फूटती हैं। वो जब्त का दामन हाथ से छोड़ बैठी, आंसू नैनों की मुंडेर को पार कर गए। वो अब बुरी तरह सिसक रही थी। शायान का दिल गोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। खुदा के वास्ते रिमशा चुप कर जाओ। मुझे लगता है कि मैं सांस भी लेता हूँ तो निश्तर की मानिंद वो मेरे वजूद को चीरता है। मुझे किसी रोशनी की ख्वाहिश नहीं रही। मैंने तो सारी ख्वाहिशों पर परिंदे उड़ा दिए हैं। मेरे पास अब सिर्फ तन्हाइयों के अंधेरे हैं और कुछ नहीं। उनका दिल चाह रहा था कि वो भी रिमशा की तरह धाड़े मार मार कर रोए, मगर मर्दों का रोना उनकी रवायत में कहाँ था। मिशी बेटा, लड़कियों ने ढोलक रख ली है, तुम भी वहाँ जाकर बैठो। वैसे भी माइयों वाली दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते। ताई अम्मी हाथ में 2-3 डब्बे उठाए कमरे में दाखिल हुई तो उनकी नज़र गालिबन शायान पर नहीं पड़ी थी। वो तेज़ी से अब डब्बे उसकी वार्डरोब में सेट कर रही थी। अच्छा अम्मी, वो आहिस्तगी से बोली और फिर एक हल्की सी सांस खींचकर दीवार से टेक लगा ली। ढोलक पर किसी ने थाप उठाई थी और साथ ही लड़कियों की आवाज़ें पूरे पोर्शन में गूंजने लगी। शायान बेटा, तुम कब आए? ताई अम्मी की नज़र उन पर पड़ ही गई। उनके चेहरे के ज़ाविये तंगी उन्होंने हैरत आमेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। दरअसल मलिक हाउस के दूसरे पोर्शन से किसी फ़र्द की मौजूदगी उनके लिए हैरानगी का बायस थी, क्योंकि एक दीवार पार दूसरे हिस्से में मुसलसल 1 माह से खामोशी तारी थी। हालांकि वहाँ मलिक बिलावल अली के 4 बेटे खासी रौनक लगाए रखते थे। हमजा का डेक भी बंद था। ताई अम्मी अभी आया था। शायान ने चेहरा झुका लिया और शिद्दत कर्ब से लब काटने लगे। फिर चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद सर ऊपर किया तो आंखों में झलकती सुर्खी उनकी अंदरूनी इज़्तिरारी कैफियत की भरपूर अक्कासी कर रही थी। शाहीना कराची से नहीं आई? उन्होंने उसकी अम्मी यानी अपनी देवरानी का पूछा, जो उनकी सगी बहन भी थी, और फिर चेहरे के तासरात को छुपाने के लिए कमरे के पर्दों की जानिब मतवज्जा हो गई। वो क्या करने आएंगी? वो मजरूह अंदाज में हंसे। उनकी पुरमलाल और महरूमी से भरी हंसी से ताई अम्मी के दिल पर छाई रंजीदगी में इजाफा हो गया। उन्हें शायान अजीज़ भी तो था, और वो तो दरमियान में दोनों भाइयों के इख्तलाफात ने ज़िंदगी में तलखी के रंग भर दिए थे। वरना यही मलिक हाउस था जहाँ हर वक्त रौनकें और कहकहे गूंजते थे। ढाई किनाल की इस हवेली में मलिक सिकंदर अली और मलिक बिलावल अली अपनी औलादों के साथ रिहाइश पजीर थे। मलिक सिकंदर अली बड़े बेटे थे, लेकिन खुदा ने शादी के 8 साल के बाद रिमशा की सूरत में औलाद का तोहफ़ा दिया। जबकि इस दौरान मलिक बिलावल के 2 बेटे काशान और शायान दुनिया में आ चुके थे। वलीद तो रिमशा का हम उम्र था, जबकि हमजा सबसे छोटा था। जबकि रिमशा की पैदाइश पर काशान 7 साल के और शायान 5 साल के थे, जब सुर्ख और सफ़ेद रंगत और फूली फूली गालों वाली गुड़िया दुनिया में आई, और इन दोनों के लिए वो किसी खिलौने से कम नहीं थी, और वो रहती भी ज़्यादा चची की गोद में थी, जो कि उसकी खाला भी लगती थी। शायान का इस नन्ही गुड़िया के साथ खुसूसी लगाव देखकर मिसेस शाहीना बिलावल ने बचपन में ही अपने बेटे के लिए मांग लिया था। वो BCS करके अभी फारिग हुई थी, जबकि काशान लॉ करके एक कामयाब एडवोकेट और शायान MA पॉलिटिकल साइंस करके नाजिमशिप का इलेक्शन भी जीत चुके थे, और आजकल मलिक बिलावर और मलिक सिकंदर के साथ सियासी बखेड़ों में उलझे हुए थे। जबकि वलीद मेडिकल के 3रे साल में और हमजा अभी 9th क्लास में था। मुल्की सियासत का मैदान मलिक फैमिली के बगैर अधूरा था। हालिया इंतखाबात की तैयारियों में सिकंदर अली की पार्टी में तब्दीली
ने ताल्लुकात को आखिरी नहज पर पहुंचाने का काम मुकम्मल कर दिया। फिर दिल के अंदर दीवार बनी और फिर मलिक हाउस को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे की शक्लों से भी चिढ़ने लगे और अब इंतखाबात में दोनों भाई एमपीए का इलेक्शन एक दूसरे की मुखालिफ पार्टियों में लड़ रहे थे और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा नुकसान रिमशा और शायान का हुआ था। मलिक सिकंदर अली ने तो हद ही कर दी थी, ना सिर्फ रिमशा की बात ख़त्म कर दी बल्कि इकबाल अली खाकवानी के बेटे उमर खाकवानी के साथ शादी की डेट तक तय कर आए। वो दोनों ही अपनी जगह एहतजाज करके बेबस हो गए थे। जिस दिन रिमशा की शादी का कार्ड बिलावल साहब के पास पहुंचा तो उनके घर और दिल में तो गोया सोग और खामोशी ने डेरे डाल लिए थे। कुछ भी था, उन्हें अपने ये भतीजी सगी औलाद की तरह अजीज थी जो अपने बाप से ज़्यादा चचा की लाडली थी और फिर बेटे की ख्वाहिश से भी वो कब लाइलम थे। उनकी बीवियां सगी बहनें होने के बावजूद एक दूसरे से मिलने से लाचार हो गई थी। शाहीना तो उस दिन से अपने बड़े भाई के पास कराची चली गई थी, जबकि मलिक बिलावल का गुस्सा अब सवानेज़े पर था और इलेक्शन की तैयारियों में मजीद इजाफा कर दिया गया। शयान ने खुद को संभालने की काफ़ी कोशिश की, तंग आकर अपने दोस्त असफर के साथ शमाली इलाका जात की तरफ निकल आया था। फिर मलिक सिकंदर अली ने भी तो मलिक हाउस को 15 दिन पहले ही रंगीन कुमकुमों के साथ रोशन कर रखा था। दीवार पार ढोलक की थाप और कहकहों की आवाज़ें उनके लिए अजियत के निश्तरों का काम कर रही थीं। चुनाचा माहियों वाले दिन घर से आकर वो फौरन किसी को बताए बगैर बाहर निकल आए थे, लेकिन अब सुलगते चिनार, हसीना आबशारें, महकते हुए लालाजार पहाड़ों की पगडंडियों, हर जगह पर पीले सूट में मलबूस रिमशा सिकंदर का उदास चेहरा, रोई रोई शिकवे से लिबरेज आंखें, खामोश लब और सिसकियाँ उन्हें सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। मायों के सूट में वो कितनी पिराई पिराई लग रही थी, उसके इस रूप के लिए कितने ख्वाब देखे थे, लेकिन उनकी ताबीरें शायद रास्ता भूल गई थी। अरे तुम सोए नहीं असलन? यार की आंख अभी खुली थी। वॉल क्लॉक की सुई अब 7 के हिस्से को छू रही थी। नहीं, अभी उठा हूँ। उन्होंने नजरें चुराई। बेटा, ये आंखों की लाली बता रही है कि कब उठे हो। असफन को टालना कोई आसान थोड़ी था। असफन, यहाँ से निकलो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता कौन सी बेचैनी है, मैं रात भर नहीं सो सका। उन्होंने कहते ही इधर उधर पड़ी अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर दी। उनकी आंखें गहरे रत्तगे की अक्कासी कर रही थीं, जबकि बोझल लहजा असफन को तड़पा गया। अगले घंटे उनकी जीप बालाकोट की तरफ बढ़ रही थी। सड़क के साथ साथ दरियाए कुनहार अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा था। दरियाए कुनहार के आसपास सब्जे की फरावानी थी और मौसमी फलों के दरख्तों की भरमार थी, जबकि दाएं बाएं पहाड़ सब्जे से मुकम्मल ढके हुए थे और इन पहाड़ों के अंदर से उबलने वाले चश्मे आंखों को तमानियत का एहसास बख्श रहे थे। बालाकोट के मरकज़ में वाक़या ब्रिज के पास जाकर शायान ने जीप रोक ली। दरियाए कुनहार शहर के बीचों बीच बड़ी शान से बह रहा था। हवा में अच्छी खासी नमी और ठंडक थी। असवन गर्म जैकेट के ऊपर ऊनी शाल ओढ़े हुए भी ठिठर रहा था। शायान ने पुल के करीब मस्जिद सैयद अहमद शहीद के करीब गाड़ी रोकी। इस मस्जिद के सतून दरियाए कुनहार की गहराइयों से उठाए गए थे। तुम्हें पता है असवन, पिछले साल मैं, रमशा, हमजा, तायम्मी और अम्मी शूगरा जाते हुए इधर आए थे। तब दरियाए कुनहार की लहरें कुछ ज़्यादा ही पुरजोश थी। यहाँ इस जगह पर रमशा ने अपने पाँव ठंडे यख पानी में डाले तो अगले ही लम्हे चीखें मारती हुई अम्मी के साथ चिमट गई। वो बार बार कह रही थी, छोटी अम्मी, मेरे पाँव सुन्न हो गए हैं, कहीं काटने तो नहीं पड़ेंगे। 1 साल पहले का खुशगवार मंजर उनके जहन के पर्दे पर रोशन हुआ और उनकी खुशगवारियत को महसूस करके वो बेसाख्ता हंस पड़े। और पता है, जब हम लोग थक गए तो मैंने उस पहाड़ की दूसरी जानिब जाकर सिगरेट सुलगाई। इतने में रिमशा मुझे ढूंढती हुई उधर आ निकली तो मैं घबरा गया। उस दिन उसने कहा था, शायान, मैं आपके नज़दीक कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, खा वो एक सिगरेट का टुकड़ा ही क्यों ना हो। वो बातें करते हुए जीप से बाहर निकल आए थे और अब जीप से टेक लगाए खुद को उन यादों से निकालने की कोशिश करने लगे। मुसलसल रत जगह ने उन्हें जिस्मानी तौर पर थका दिया था, लेकिन अब ये मनाजिर उन्हें जहनी तौर पर निढाल कर रहे थे। इन्हीं रास्तों पर पिछले साल वो इनकी हमसफ़र थी। ताई अम्मी और उसकी अम्मी जहाँ थक जाती, वहाँ वो हमज़ा को उनके पास बिठाकर खुद दोनों पहाड़ों पर चढ़ जाते। बालाकोट से किवाई का रास्ता चश्मों, फूलों, सब्ज़े और चीड़ के दरख्तों से भरा हुआ था। रिमशा इन मनाज़िर की खूबसूरतियों पर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। शूगरा तक का रास्ता उसने और हमज़ा ने जाग कर गुजारा था। कई कैमरे की रीलें ज़ाया कर दी। जहाँ कोई खूबसूरत मंजर आया, वो और हमज़ा बच्चों की तरह उछलना शुरू कर देते। रंग बिरंगी चुनरियाँ ओढ़े शर्मीली आंखों वाली लड़कियों से इंटरव्यू भी रिमशा की सियाहत का हिस्सा थे। पहाड़ी मोड़ और ख़राब रास्ते जहाँ ख़वातीन को ख्वाबज़दा कर रहे थे, वो उससे भरपूर इंजॉय कर रही थी। एक एक करके सारे मनाजिर याद आ रहे थे और दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। बालाकोट में सैयद अहमद शहीद और मीर इस्माइल शहीद के मज़ारात पर शायान और असफंद ने फातह ख़्वानी की और दोपहर का खाना खाने के बाद वो दोनों होटल से बाहर निकले कि बारिश की तेज़ बूंदों ने उनका इस्तकबाल किया। लोग मारे गए शायान, अब की वाई तक हम कब पहुँचेंगे?
असफर ने आसमान पर गहरे बादलों को देखकर फिक्रमंदी से कहा, पहुंच जाएंगे? परेशानी की क्या बात है? शायान के लहजे और अंदाज में बेपरवाही थी। होटल की सीढ़ियों पर वो दोनों बैठ गए जब उनके सरों पर टीन की छत थी, जिस पर बारिश की बूंदों की टप टप साफ सुनाई दे रही थी। होटल के सामने ऊंची नीची सड़क पर भेड़ बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, जिसे कुछ पठान मर्द अपनी निगरानी में ला रहे थे। शायान ने दिलचस्पी से ये मंजर देखा तो जहन में कुछ मनाजिर नमूदार हुए। शायान प्लीज़ मेरी तस्वीर इस रेवट के साथ बना दें। वो जो जीप के इंजन में पानी डाल रहे थे, अल्लाह जाने वो कहाँ से नमूदार हुई थी। ब्लैक बलोची कढ़ाई का फ्राक पहने, सर पर शीशों वाली टोपी रखे, वो नज़र लग जाने की हद तक दिलकश लग रही थी। भाई बकरी बकरों और भेड़ों के दरमियान कैसी लगेगी ये लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है? सांप चढ़ाया गया। क्या क्या खुद होंगे बकरे, समझते क्या है खुद को? लड़की ध्यान से, तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, याद दिलाया गया। तो मैं क्या करूँ, चाहे 5 साल बड़े हों या 50 साल? ठहरो, मैं ताई अम्मी को बताता हूँ। जाएं जाएं, मैं भी काशी लाला को जाकर एक एक बात बताऊंगी। पता था ना कि वो काशी लाला से खास से दबते थे। ठीक है, जाओ काशी लाला के पास। मेरे साथ क्यों आई हो? और इसी लड़ाई में रेवड़ गुजर गया, जबकि वो पाँव पटकती धमकियाँ देती हमजा के साथ बहते चश्मे की तरफ बढ़ गई, जबकि वो उसके बचकाना अंदाज पर हंस पड़े। ए कहाँ हो? असफर ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। हाँ, वो चौंके। सड़क, होटल, सब कुछ वही था, लेकिन इस मंजर से वो गायब थी जो उनके दिल की धड़कन थी। शायान, एक शेर सुनाऊं? असफंद ने उनकी आंखों के आगे हाथ लहराया, और उनसे बेतकल्लफ भी तो बहुत, आखिर को बचपन का दोस्ताना था। हाँ सुनाओ। उनकी तवज्जो अब मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मबजूल हो गई। असफंद की गिरदान पर राह चलते लोगों के लिए हैरानगी का बाइस बन रही थी, जबकि उसकी शानदार एक्टिंग पर शायान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बाकी अच्छे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं, उन्होंने दिल में एतराफ़ किया। असफंद अब अजीब मस्खरेपन से शायरी की ज़बान में उन पर हमले कर रहा था। मौसम की खूबसूरती मुकम्मल दिल पर असर कर चुकी थी। भाई साहब, अगला शेर अर्ज़ किया है। वो दूर से चीखा तो उन्होंने जवाबन मुक्का दिखाया। वो आंखें बंद किए मुकम्मल शोखी के मूड में था। चेहरे पर दबी मुस्कुराहट असफंद की अंदरूनी कैफियत की मुकम्मल अक्कासी कर रही थी। गधे, लगते हो कि तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो कहीं के? शायान ने गैरत दिलाई। कुछ अर्सा कबल ही सीएसएस करके बतौर असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुआ था और आजकल छुट्टियां लिए उनके हमरा था। हाँ, तो मैं अगर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं लगता तो तुम कौन सा अपने इलाके के नाजिम लगते हो? सारे तुम्हारे बाप ने जाली वोट डलवाए होंगे, वरना तुम्हें तो रिमशा ने भी वोट नहीं दिया था। असफन ने जवाबन चिढ़ते हुए याद दिलाया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उस दिन का मंजर याद करके उनके इलाके में नाजिमशिप के इलेक्शन से 2 दिन पहले ही उनका रिमशा से ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था और नतीजतन वो वोट डालने ही नहीं गई। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही भारी तादाद में वोटों की बहुत भारी तादाद से वो जीत गया था। और हमज़ा उसे चिढ़ा रहा था। हमज़ा, बुरी बात आप ही हैं तुम्हारी। चची अम्मी ने उसे डांटा। अच्छा अम्मी, वाकई आप ही हैं? हमज़ा का शरारती अंदाज उसे मज़ीद तपा गया। हमज़ा के बच्चे, वो हथेली पर दूसरे हाथ से मुक्का मारकर उसे खबरदार करते हुए पीछे लपकी, जबकि हमज़ा ने सोफे के पीछे छलांग लगाकर उसे मज़ीद चिढ़ाया। वो गुस्से से कुशन उठाए हमला करने की नीयत से भागी, जबकि वो तीर की तरह बाहर था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए शायान से बुरी तरह टकराई। शायान ने चौंक कर उसे देखा, जो सफ़ेद कॉटन के शलवार सूट पर चुनरी का दुपट्टा बेपरवाही से गले में डाले खूनख़ार तासरात के साथ उनके सामने थी और माथे को सहला रही थी। उनके चौड़े सीने से टकराने से दोनों को करंट सा लगा था। वो एक झटके से पीछे हुई। बहुत जल्दी है क्या? वो पैंट की जेबों में हाथ डाले पूरी दिलचस्पी से उसकी जानिब मतवज्जा थे, जो नाराज़गी का दामन हाथ में पकड़े बहुत अच्छी लग रही थी। मुझसे बात मत करें। वो तेज़ी से चलती हुई डाइनिंग रूम में आई और फ्रिज से बोतल निकालकर गिलास में पानी में डेला और एक ही सांस में चढ़ा गई। उसका सुरख चेहरा अंदरूनी जज्बात की मुकम्मल अक्कासी कर रहा था। एक बार कहो तुम मेरी हो, वो गुनगुनाए। क्या बकवास है, वो बौखला गई। उसके खफकी भरे अंदाज को देखकर फिर शरारतन गुनगुनाए। शायान, उसने तनबीह का अंदाज अपनाया। भाई शायान नहीं, शाया कहो ना, तुम्हारे मुंह से बहुत जचता है। देखिए, मेरा मूड सख्त ऑफ है। कुछ गलत बोलेंगे तो सर तोड़ दूंगी। वो उस तरह छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने पर आमादा हो जाती थी। उसके मिजाज ये सारे मौसमों से उन्हें आशनाई थी। उसकी यह आंखें हैरत अंगेज तक खूबसूरत थी, जैसे सारी दुनिया का तहय्युर उनमें सिमट आया हो। और छोटी छोटी बातों पर झील से आंखें पानी से भर जाती तो नम आलूद आंखों से उनकी दिलकशी में मजीद इजाफा हो जाता, जबकि उसकी सफ़ेद बेदाग जिल्द, स्याह पलकों की झालर, बेसाख्ता हंस देने पर गालों में बढ़ता डिम्पल और कंधे से नीचे बिखरे रेशमी सिल्की बाल, मुतनासिब सरापा, सब कुछ कुछ भी नज़रअंदाज कर देने के काबिल न था। अरे किधर हो? पहुँच के मलिक हाउस?
असफन ने उनकी आंखों के आगे हाथ लहराया तो एक बार फिर हकीकत की दुनिया में आ पहुंचे, जहां वो बालाकोट के सबसे अच्छे होटल की सीढ़ियों पर कब्जा किए बैठे थे। बारिश अब रुक चुकी थी। क्या देख रहे हो? असफन को अपनी तरफ टिकटिकी बांध कर देखते हुए शायान ने झीम कर पूछा। देख रहा हूँ कि ये 6 फुट का कद, कदरे साफ लेकिन गंदमी रंगत, शफाफ आंखें, नफासत से तराशी मूंछें, उम्दा बालों का स्टाइल, गजब की ड्रेसिंग, एमए की डिग्री, नाजिमशिप का एजाज, हाथ में मोबाइल और कदमों के नीचे लैंड क्रूजर। यार सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 6 फुट कद और चौड़े शानों के दरमियान में जख्मी दिल बात कुछ बनती नहीं। असफन का अंदाज शुरू में बेपनाह रश्क लिए हुए और आखिर में हस्बे आदत शरारती हो गया। क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हो यार, मेरे पास है ही क्या? वो अफसरदा अंदाज में मुस्कुराए। चलो अब चलते हैं। वो फैसला करते ही फ़ौरन उठ खड़े हुए। आजकल उनका पल पल बदलता मूड अब असफन के लिए बाइस हैरत नहीं रहा था। ब्लू जीन्स पर स्काई ब्लू शर्ट में उनका दराज कद नुमाया था। एक मरतबा फिर वो इज़्तिरारी कैफियत में घर घिर चुके थे। असफन का दिल अपने दोस्त की हालत पर तासुब से भर गया, जो दोनों बाजू सीने पर लपेटे मुंतज़िर था। सरकार मिजाज नाजुक पर अगर गरा ना गुजरे तो अपना कसूर पूछ सकता हूँ। शरारत तो असफन की रगों में खून के साथ दौड़ रही थी। मुझे एहसास है यार कि मेरे साथ मुफ्त में तुम भी खबार हो रहे हो। तुम अगर वापस जाना चाहो तो जा सकते हो। शायान ने दबे दबे अंदाज में संजीदगी से कहा। लानत हो मेरे ऊपर जो तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। शायान की बात पर असफंद का दिमाग भाग करके उड़ा और वो धुआं धुआं चेहरा लिए जब्त शिद्दत से सुर्ख आंखें बड़े अजीब अंदाज से शायान के चेहरे पर फिसल रही थी। वो लंबे लंबे डग भरता जीप की जाने बढ़ा। झटके से दरवाज़ा बंद करके वो अजनबियत का लिबादा ओढ़ चुका था। पिछली नशिस्त से किताब उठाकर खोलकर कोई बात ना करने का मुकम्मल तहैया कर चुका था। शर्मिंदगी का मौसम न जाने कहाँ से आया और शायान के वजूद पर छा गया। उन्होंने वाकई उसके खलूस पर शक करके उसे बुरे तरीके से हर्ट किया था। हालांकि वो पिछले 4 रोज़ से अपनी तमाम सरकारी मसरूफियात को पसे पुश डालकर उसका साया बना हुआ था। वो कुनखियों से उसका जायज़ा लेते हुए जीप स्टार्ट कर चुके थे। वो मुकम्मल तौर पर किताब में गुम था, जबकि चेहरे पर छाई संजीदगी की तहों ने उनके लब पर मुहर लगा दी। वो रास्ते की तरफ मुतवज्जा हुए। बालाकोट से किवाई का रास्ता चश्मों, फूलों और सब्ज़ी और चीड़ के तनावर दरख्तों की खूबसूरतियों से सजा हुआ था। यूँ लगता था कुदरत ने अपनी फयाजियों की पूरी गठरी खोलकर लुटा दी हो। सड़क खासी ख़राब और जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन इर्द गिर्द के मनाजिर पर दिलावेज और सुबक फूलों की चादर हर शय पर छाई हुई थी। असफंद यार नाराज़ हो? शायान के अंदाज में हिचकिचाहट थी। मुझे क्या हक पहुँचता है नाराज़ होने का? अजनबी लहजे में जवाब मिला। नज़रें बदसतूर किताब पर थी। सॉरी यार, तुम्हें मालूम तो है कि मैं आजकल अपने हवासों में कहाँ हूँ। एवं फजूल बोलता रहता हूँ। पता नहीं क्यों यार, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तुमने मौत को देखा है, बिल्कुल वैसी है जैसी ज़िंदगी मैं आजकल रिमशा के बगैर गुजार रहा हूँ। लहजे में गहरा दुख हिलकोरे ले रहा था। गधे क्यों अमरीकी शायर की रूह को दिन दहाड़े तड़पाते हो? ये तुम्हारे नहीं उस गोरे के जज्बात हैं जिन्हें तुम अपने नाम से मंसूब करके मुझे सुना रहे हो। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करके मैंने सीएसएस किया था। ये जो मौत वाली बात है, ये अमरीकी शायर की एक नज़्म है जिसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। बेवकूफ़ बनाते हो मुझे, शर्म करो। आसफन ने उन्हें झाड़ा। वो अपने मूड पर काबू पा चुका था और फिर आजकल उसका दोस्त जिन कैफियत से गुजर रहा था, ये मिजाज बिल्कुल फितरी था और फिर वो उनसे नाराज़ भी कहाँ रह सकता था। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। शायान ने दिल की गहराइयों से शर्मिंदगी का इजहार किया। अच्छा अब ये माफ़ीनामा बंद करो। सिडनी शेल्डन का एक सफ़ा पढ़कर ही मेरा दिमाग घूम गया था। वो तो काफ़ी देर से मैं तुम्हारी माफ़ी का मुंतज़िर था। उसने नावल पिछली सीट पर उछाला। अरे ध्यान से चला। जीप की तेज़ रफ्तार देखकर उससे दोबारा झाड़ा। पहाड़ी मोड़ और ख़राब रास्ते, बहुत ख़तरनाक सफ़र था, लेकिन बिलमुकाबिल शायान जैसा माहिर ड्राइवर था जो मौत के कुएं में भी आराम से गाड़ी चलाने की शोहरत रखता था। अल्लाह ताला ने इन इलाकों को हुस्न जमाल की फितरी दौलत से नवाजा है। यहाँ इंसान को हकीकी मसरत और कल्बी सुकून और कैफ व सुरूर का एक अबदी एहसास मिलता है ना? असफर ने कुदरत की फयाजी को खुले दिल से सराहा। लेकिन यार, इन गुनगुनाती झीलों, रक्स करते फूलों, गुंजों की चटक, हवा की धमक और पहाड़ों की चोटियाँ, मुझे ये सब सब क्यों अच्छा नहीं लग रहा? शाया ने झटके से जीप रोकी और बेबसी से कहा। उनके अंदर तो क़यामतें बरपा थी। सिर्फ 3 दिन तो रह गए थे रिमशा को पराया होने में। वो निढाल से अंदाज में बैठे जाने अजियत के कौन सी इंतहा पर थे। चेहरे पर कर्ब के साए फैले हुए थे। यकीन करो असफंद, हर सांस अजाब लग रहा है। ये ठंडी हवाएं निश्तर की तरह मेरे वजूद को चीर रही हैं। यूँ लग रहा है जैसे सारे फूल, पहाड़, दरख्त, नदियाँ, चश्मे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये है शायान मलिक जिसकी ज़िंदगी उससे जुदा हो रही है।
और बुरी तरह बिखरे असफंद को यूं लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ दिया हो। वो दरवाज़ा खोल कर उनकी सीट की तरफ और बाहर निकलने का इशारा किया। अगले ही लम्हे ड्राइविंग सीट पर असफंद बड़ी महारत से जीप उड़ाए जा रहा था। उसने दानिस्ता उसे बोलने दिया ताकि वो कथारसिस कर सके। शाम गए तक वो शुगरा की हसीनो जमील वादी में पहुंच चुके थे। होटल में कमरों की बुकिंग के बाद कंबल ओढ़े चाय का कप थामे दोनों बेहद खामोश थे। असफंद को मालूम था कि उन्हें यकीनन शुगरान में रिमशा के साथ गुजरे लम्हे किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह सता रहे होंगे। उनके कमरे की खिड़की सरसब्ज वादी में खुलती थी। कमरा ऊंचाई पर होने की वजह से वादी का सब्ज़ा दूर दूर तक नजर आता था। वो गर्म चादर ओढ़े उस सरसब्ज सब्जे पर बेयकीन नज़रों से देखने में महब थे, जिस पर पिछले साल वो एक दूसरे को पा लेने की यकीन से मामूर होकर आए थे। रिमशा की हंसी, भाग दौड़, हमजा के शरारती जुमले, ताई अम्मी की डांट डपट, अम्मी का खौफजदा अंदाज, सब कुछ फिल्म की तरह जहन की स्क्रीन पर चल रहा था। वो चाय का कप थामे खिड़की के पास चले आए। मोबाइल के बिप कमरे की खामोशी में जाके किसका फ़ोन है, उन्होंने वहीं से पूछा। CLI पर तुम्हारे घर का नंबर आ रहा है। असफन ने इतला दी। प्लीज़ यार इसे ऑफ कर दो, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता। अम्मी होंगी मेरी आवाज़ सुनकर रोना शुरू कर देंगी, या काशान लाला होंगे नसीहतों के साथ, और मेरे अंदर किसी से भी बात करने का हौसला नहीं। मोबाइल की बिप उस अरसे में खुद ही खामोश हो गई और अब स्क्रीन पर मिस्ड कॉल आ रहा था। वो सोच रहे थे कि मलिक हाउस से बाहर आने वाला तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ दो ख़ानदान यकजान होकर रह रहे थे। रिमशा अगर अपने छोटे अब्बू यानी चचा की लाडली थी तो वो और हमज़ा ताया अभी की जान थे, और होश संभालते ही शायान ने रिमशा के हर फैसले का हक ले लिया था। लेकिन 5 साल बड़े होने के बावजूद उनके रोब में वो कम ही आती थी। बड़ी अफलातूनी तबीयत पाई थी और फिर इकलौती औलाद होने का भरपूर फ़ायदा उठाती थी। ताया में जो शायान की सगी खाला भी थी, उन्हें अपने भांजों की मौजूदगी में कभी बेटे की कमी का एहसास नहीं हुआ था। और फिर तीसरे नंबर वाला वलीद तो रहता ही बड़ी अम्मी की गोद में था। डबल रिश्ता होने की वजह से वो लोग ताई अम्मी और खाला की बजाय उन्हें बड़ी अम्मी कहते थे। मलिक हाउस की तर्ज तामीर इस तरह थी कि ड्राइंग रूम एक, जबकि डाइनिंग रूम और किचन दोनों पोर्शंस अलहदा थे। उसके बावजूद रिमशा ज़्यादातर चची अम्मी के किचन में पाई जाती थी। छोटे अबू ये शायान को समझा ले, मुझे लॉन्ग ट्रिप पर जाने की इजाज़त जाने से मना कर रहे हैं। इस दिन वो सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर टपक पड़ी। कॉलेज यूनिफॉर्म पर जो दो चोटियाँ किए मुंह फैलाए और पैर पटकती उसके बचकाना अंदाज पर मलिक बिलावल के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। भाई कौन रोक रहा है मेरी बेटी को। उन्होंने नाश्ते से हाथ रोककर उसे अपने साथ लगाया और प्यार से उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठाया। सामने बैठे हुए शायान ने आंख के इशारे से उसे मजीद बताने से मना किया। आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर के दिल हुआ बो काटा। हमजा जो सबसे छोटा होने का अक्सर नाजायज़ फ़ायदा उठाता था, शायान के इशारे को देखकर मुस्कुराते हुए शरारतन गुनगुनाया। बुरी बात बेटा, आराम से नाश्ता करेगा। शान लाला ने डांटना ज़रूरी समझा। हाँ तो आपकी क्या ज़रूरत है जाने की। हमजा ने मजीद चिढ़ाया। तुम चुप करो छोटू। रिमशा को ये नसीहत एक आंख ना भाई। बाबा हमारे मलिक हाउस की लड़कियां यूं हर जगह नहीं जाती। हमजा बड़ों की मौजूदगी में बड़ा मुदब्बर बनकर कहने लगा तो सबके चेहरों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। हमजा और रिमशा की कम कम ही बनती थी, हालांकि वो उससे काफ़ी छोटा था। हमजा तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे। साथ बैठे वलीद ने डांटा। रिमशा का बिगड़ता मूड देख चुका था। अरे वलीद तुम कब आए लाहौर से। रिमशा ने चौंक कर उस अपने हम उम्र कज़न को देखा। उन दोनों की खूब दोस्ती थी और आजकल वलीद मेडिकल के तीसरे साल में था और शायद रात ही पहुंचा था। जल्दी ख्याल नहीं आ गया पूछने का, वलीद ने गिला किया। खैर तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। छोटे अबू मुझे जाने देना। उसने इल्तिजाई अंदाज अपनाया। तो बेटा रोक कौन रहा है। उन्होंने चाय की चुस्की ली। वो आपके भाई साहब और ये शायान साहब। उसने नाराज़ तेवरों के साथ वजाहत की। बेटा मेरे भाई साहब शायद आपके वालिद होते हैं। मलिक बिलावल का मूड खासा खुशगवार था और वैसे भी मलिक सिकंदर की निस्बत बच्चों से ज़्यादा फ्रैंक होकर बात करते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। बाबा आपको नहीं पता ये नाराज़गी में सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है। शायान ने इत्तला दी। बुरी बात आप ही। हमजा ने बुजुर्ग बनने की नाकाम कोशिश की। देखे छोटे अब्बू, उसके चेहरे पर खफगी के तमाम रंग नुमायाँ थे। मैं देखता हूँ कि मेरी चांदनी को कौन रोकता है। बिलावल साहब को जब उस पर प्यार आता था तो उसे रिमशा की बजाय चांदनी कहते थे। उन्होंने मोहब्बत से लिब्रेज लहजे में यकीन दिलाया। थैंक यू छोटे अबू, थैंक यू सो मच। वो झटके से उठी, उनके माथे को चुमा, शायान को पीछे मुड़कर मुंह चढ़ाया और अपनी अम्मी को इतला देने बाहर भागी। उसे यकीन था कि छोटे अबू की बात पर कोई इनकार नहीं कर सकता। भाई साहब ने मना किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। शायान की अम्मी ने थर्मास से चाय उंडेलते हुए कहा। खामखा की पाबंदी, बच्ची है, मैं खुद बात कर लूँगा भाई साहब से। बिलावल साहब ने बात ख़त्म कर कि उसी शाम वो दंदनाते हुए उनके पोर्शन में गए तो ताई अम्मी उनकी अम्मी के साथ किसी घरेलू मसले में
उलझी हुई थी। सामने ही नए कपड़ों का ढेर खुला पड़ा था। ताई में रिमशा किधर है? बेटा अपने कमरे में घुसी, अल्लाह जाने क्या अलम गलम भरकर ट्रिप पर ले जा रही है। चचा ने कुछ ज़्यादा ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। ताई अम्मी ने बेजारी से शिकायत की। छोड़े कुलसूम बाजी, यही तो दिन है घूमने फिरने के। उनकी देवरानी यानी शायान की अम्मी ने भी हिमायत की। अरे शाहीना, तुम्हें नहीं पता इसके बाप और चचा के लाड ने बिगाड़ कर रख दिया और रही सही कसर उसके काशान लाला पूरा कर देते हैं। और एक हिमायती लाहौर बैठा है। उनका इशारा वलीद की तरफ था, जबकि गुस्सा हुनूस बरकरार था। वो उसके कमरे में दाखिल हुए तो वह पिंक कमीज, तंग पजामा और क्रश किया दुपट्टा गले में डाले अपनी अलमारी के सारे सूट बेड पर ढेर किए खुद कारपेट पर बैठी परेशान थी। उसे आता देखकर फौरन खड़ी हो गई। शुक्र है शाया आप आ गए, कसम से सख्त उलझन में हूँ कि कौन सा सूट लेकर जाऊँ, कौन सा छोड़ दूँ, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दें। उसने दोस्ताना अंदाज में अपना मसला पेश किया। जिनकी इजाज़त से जा रही हो, कपड़े भी उनकी पसंद के ले जाओ। संजीदा चेहरा नाराज़ लहजे में जवाब आया तो वो चौंक गई, जबकि वो आगे बढ़कर वार्डरोब के दरवाजे पर लगे मुख्तलिफ विशेष कार्ड देखने लगे जो उन्होंने उसे मुख्तलिफ मौके पर दिए थे। उफ़ शायान, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? इतना शानदार मौका कैसे मिस कर दूँ? नम लहजे में वजाहत हुई। दूसरी जानिब हनूस खामोशी थी। अच्छा प्रॉमिस, जल्द आ जाऊंगी। वो उन्हें नाराज़ करके नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, जाना चाहती तो चली जाओ, लेकिन मैंने सोचा था कि इकट्ठे जाएंगे। बहरहाल मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाना। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं और इसे गहरी सोच में छोड़ गए। अगले दिन वो लंच पर घर आए तो डाइनिंग टेबल पर ताया, अभी, अब्बू, वलीद का शान, हमजा, बड़ी अम्मी सभी इकट्ठे थे, जबकि उनकी अम्मी किचन में मसरूफ़ थी। सबके इकट्ठे होने का इत्तेफाक कम कम ही होता था, जबकि वो दुश्मन गायब थी। शायद सुबह ट्रिप के साथ जा चुकी थी। ढेरों तासुफ उनके दिल में उतर आया था। क्या था अगर ना जाती? उन्होंने बेसाख्ता शिकवा किया अपने आप से। शायान बेटा पहले हाथ धोकर आए। ताई अम्मी ने उन्हें सीधा टेबल पर आते देखकर नसीहत की। ओह सॉरी बड़ी अम्मी। वो एकदम शर्मिंदा हुए वापस आए तो ताई अम्मी और उनके वालिद सियासत की किसी बहस में गुम थे। काशान की पूरी तवज्जो उनकी जानिब थी, जबकि वलीद अपने साथ बैठे हमजा का कोई वाक़या सुनने में महब था। भी खाना शुरू करें हो मलिक साहब, ये सियासत प्लीज़ बाहर ही छोड़ कर आया करें। ताई अम्मी उनकी हर जगह बहस से बहुत चिढ़ती थी। बरखुरदार आप बहुत खामोश हैं। ताया अब्बी ने प्लेट में चावल निकालते उनकी खामोशी का जायज़ा लिया। नहीं बड़े अबू, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने वजाहत दी। डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खुला। लाइट पर्पल और डार्क पर्पल की एम्ब्रॉयडरी वाला सूट पहने वो बड़े फ्रेश चेहरे के साथ अंदर आई थी। थैंक्स गॉड बिली, तुम्हारी पैकिंग मुकम्मल हुई और खुदा का वास्ता आइंदा ये मैले कपड़ों की गठरी मत यहाँ लाना। पूरी 15 शर्ट्स थीं। छोटे अबू ज़रा इसके कॉलेज से पता तो करवाएंगे ये दिन ब दिन इसकी ड्रेसिंग दिन ब दिन इम्प्रूव क्यों होती जा रही है? तो असल चक्कर क्या है? वो अपनी सीट संभाल चुकी थी। अरे मिशी बेटा, आपने तो ट्रिप के साथ जाना था। छोटे अबू उसे देखकर हैरान हुए, जबकि शायान उसे देखकर खुशगवार हैरत में मुबतला हुए। बस छोटे अबू मूड बदल गया। वो लापरवाही से सालम प्लेट में निकालते हुए बोली, जबकि शायान उस प्रोग्राम की तब्दीली की मोहरक से अच्छी तरह आगाह थे कि इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे का अहाता कर चुकी थी। वैसे मूड क्यों बदल गया? चावलों पर रायता डालते हुए उन्होंने मैंने खेज लहजे में दरियाफ्त किया। आप तो चुप रहे। उसने आंखों की ज़बान से शायान को इशारा किया, जबकि उन्होंने जवाबन एक आंख दबाकर उसे चिढ़ाया। इस बेमामूल रिमशा के चेहरे पर गुस्से और नाराज़गी के बादल छा गए। तुमने बताया नहीं कि तुम किस लिए नहीं गई? शाम में उसे लॉन में अकेला देखकर वो उधर चले आए। तो बता देती हूँ कि आपकी वजह से नहीं गई। उसने साफ गोई की इंतहा कर दी। अच्छा वाकई? मनी फेस लहजा रूज पर था। जी हाँ, हमने सोचा है हमारी गैर मौजूदगी में गमगीन गाने सुन सुनकर घर वालों के सब्र का इम्तिहान लेंगे। खाम खा हम तो बहुत खुश थे कि अल्लाह अल्लाह करके जान छुट्टी। वैसे भी आजकल क्लब में असफंद की कज़न के बड़े चर्चे हैं। सोचा था कि कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, मगर हायरी किस्मत, साफ चढ़ा गया। असफंद की कौन सी कज़न? वही मारिया, लंदन वाली? खोजते हुए लहजे में इस्तफसार हुआ। हाँ हाँ वही। वाह क्या रंगत है, सुर्खो सफ़ेद नीली कांच जैसी आंखें, ब्राउन बाल। शायान की एक्टिंग कमाल की थी। नीली आंखों वाले बेवफा होते हैं। उसने चिढ़कर इत्तला दी। तो क्या हुआ, हम वफा करना सिखा देंगे? इत्मीनान काबिल दीद था। मैं आपकी जान निकाल दूंगी। रिमशा की बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। हाय अब क्या जान क्या दिल। लॉन में रखी चेयर पर दराज से हो गए। हेलो एवरीबॉडी। इस वक्त नया टाइम पर एंट्री दी। माहौल की कुशीदगी से दूर से ही नज़र आ रही थी। असफन के वालिद का ताल्लुक मलिक बिलावल के करीबी दोस्तों में होने की वजह से उसका मलिक हाउस में बेतकल्लुफ़ी से आना जाना था। कहाँ से आ रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब? भाई आना कहाँ से है? वो जो मेरी कज़न मारिया लंदन से आई थी, आज उसकी रवानगी थी। उसे एयरपोर्ट छोड़कर सीधा यहीं आ रहा हूँ। असफन ने बैठते ही तफसीली जवाब दिया। क्या? रिमशा ज़बरदस्त चौंकी और अगले ही पल एक ज़ोरदार कहकहा उसके हलक से निकला और शायान के चेहरे पर खुजालत फैल गई और असफन ने हैरानगी से दोनों को देखा। अच्छा तो असफन भाई, मारिया चली गई। लब
अब के चिढ़ाने की बारी उसकी थी। शायान भी खिसियाकर हंस पड़े। क्या मतलब? असफंद अब भी मामला समझने से कासिर था। हाय यार, मेरी तो दुनिया ही लौट गई। शायान ने बड़बड़ाते हुए कुर्सी की पुष्ट पर सर टिकाया और रिमशा को मुसलसल हंसते हुए देखकर चिढ़ कर बोले, तुम अब टूथपेस्ट की एडवर्टाइजिंग ख़त्म करो और अंदर जाकर असफंद के लिए चाय भिजवाओ। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसती हुई अंदर बढ़ गई। उन्होंने उसकी गैर मौजूदगी पर तमाम वाक़या सुनाया तो असफंद भी बेख्तियार हंस पड़ा। बातों का रुख तब्दील हुआ तो असफर ने हिचकिचाते हुए उनसे दरियाफ्त किया, यार शायान, सियासी हलकों में एक अफवाह बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर असद बुखारी का तुम्हें पता है ना, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग में एक मोतबर नाम है, उसने भी उसकी तस्दीक कर दी। तो क्यों पहेलियाँ बुझवा रहे हो? खुलकर बताओ। सुना है नई इलेक्शन में मलिक सिकंदर पार्टी तब्दील कर रहे हैं। असफर ने हिम्मत करके साफ गोई का अंदाज अपनाया। क्या मतलब? उनके लबों पर रक्सा मुस्कुराहट यकलक गुम हो गई और होंठ सुकड़ गए। मतलब साफ साफ जाहिर है कि वो इस मरतबा हुकूमत की फेवरेट जमात में अनकरीब शामिल होने का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन बाबा से मशवरे किए बगैर ताया अब भी इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? आखिर ये मलिक फैमिली के सियासी करियर का मामला है। हम असद बुखारी की इत्तला को भी तो जुटला नहीं सकते। तुमसे तो उसे अच्छे तरीके से जानते हो। वो अचानक धमाका करते हुए बाहर रसूख जराए से खबर पर काम करके कॉलम या फीचर लिखता है। वो दम साधे तफसील सुनते रहे। दिमाग माउफ सा हो रहा था। दिल मानने से इनकारी था, जबकि दिमाग इसकी सच्चाई का एतराफ़ कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से मलिक सिकंदर वाकई ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ थे, लेकिन उनकी मसरूफियत का महरक पोशीदा था। मलिक हाउस में फिर धमाका ही तो हुआ था जिससे बुनियादें तक हिल गई थी। एक तूफान सा आ गया था। मलिक बिलावल साहब उनके इस एक तरफा फैसले पर बुरी तरह बिफर गई। ये हकीकत तो दो तलवार की धार बनकर महसूस हुई थी, जबकि मलिक सिकंदर अपने फैसले पर डटे हुए थे। बड़ा नडर और दो टोक अंदाज था। उनके सियासी मुखालिफ इन दो पार्टियों में बटकर खूब एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। दोनों भाई मफाहमत की कोई भी बात सुनने को राजी ही नहीं थे। पहले दिलों में, फिर हवेली में, दरमियान में दीवार खड़ी कर दी गई। सियासत में होने की वजह से शायान का झुकाव फितरी तौर पर अपने बाप की तरफ था, वो जबकि वो हक पर भी थे और ख़ुद भी ताया अब्बी के इस इकदाम पर तिल मिलाया हुआ था। उन्होंने भी तो इंतहा कर दी। शायान की अपने बाप की तरफदारी पर रिमशा का बचपन से उनके साथ तय रिश्ता ना सिर्फ ख़त्म कर दिया, बल्कि खाकपानी फैमिली में एक और जगह तय भी कर दिया। पूरे मुल्क मलिक हाउस पर गहरा सकूत तारी था। उस दिन वो दोनों अब्बी के कमरे में आ गए। ताया भी रॉकिंग चेयर पर दराज था, जबकि टेबल लैंप की हल्की रोशनी में उनकी उंगलियों में जलता हुआ सिगरेट साफ नजर आ रहा था। रमशा दरवाजे में ही रुक गई, जबकि वो आहिस्तगी से उनके करीब पहुंचे। कदमों की आहट से कमरे का सकूत यकलक टूट गया। अस्सलाम वालेकुम ताया भी, शाया ने मुदबाना अंदाज में सलाम किया। वह सलाम, बैठो। वो उनके करीब रखी चेयर पर बैठ गया, जबकि मलिक सिकंदर के चेहरे पर उलझन की लहरें उभरने लगी। ताया भी, उन्होंने ढेरों हिम्मत जमा करके कहा, आप कुछ ठीक नहीं कर रहे। मुझे अच्छे तरीके से इल्म है कि मुझे क्या करना है। कदरे रुखाई से जवाब आया, आपने पहले पार्टी तब्दील करने का फ़ैसला किया, चलो इसे तो मान लेते हैं, लेकिन अगर मेरी और रिमशा की निस्बत का फ़ैसला, हाँ दुरुस्त फैसले तो बस तुम और तुम्हारा बाप ही कर सकते हैं ना। मैंने लाख कहा सियासत का मिजाज समझो, क्योंकि जबकि हवा का रुख उधर परवास करो, जिधर हवा का रुख हो उधर परवास करो, लेकिन तुम्हारे बाप पर से वफादारी का भूत सवार है। देख लेना, आइंदा इलेक्शन में हुकूमत की फेवरेट पार्टी ही जीतेगी, फिर तुम्हारे बाप को इस वफादारी पर कोई तमगा नहीं देगा। सिकंदर साहब ने बिगड़े अंदाज में कहा, वो ठीक है ताया भी, सियासत अपनी जगह, लेकिन आप हम दोनों के बारे में फैसला तो इतनी बेरहमी से ना करें। बाबा शायान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिमशा दरवाजे में पत्थर की तरह इस्तदा थी। ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक शॉल लिए वो भी कोई बेरहमाना फैसला सुनने की मुंतजिर थी, जबकि चेहरे पर तफक्कुर के साए फैले हुए थे। तुम भी यहाँ मौजूद हो? मलिक सिकंदर की पेशानी पर लकीरों का जाल फैल गया। बाबा प्लीज़ आप कुछ तो सोचिए। वो बहुत धीमे अंदाज में गोया हुई। हाँ, सब कुछ मैं ही सोचूं? ये लोग ना सोचे। ये शायान और इसका बाप जो खुलकर मेरी मुखालफत कर रहे हैं, कल गोट में इसके बाप के जलसे में मेरे खिलाफ नारे तक लगे और मैं इन मुखालफों का अपनी बेटी का हाथ पकड़ा दूँ कि जाओ जो मर्जी हशर करो। उनके लहजे में बला का गज़ब था। बाबा मैं कोई खिलौना नहीं बन सकती। वो आंसू पी रही थी, जबकि शायान खामोशी से बाप बेटी की गुफ्तगू सुन रहे थे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी अपनी इकलौती औलाद को खिलौना समझता हूँ? मैं क्या पागल हूँ? तुमने ज़िंदगी में भी देखा ही क्या है? चार जमातें पढ़कर खुद को मौत पर समझती हो। अब बाप को फैसले करना सिखाओगी? वो बुरी तरह बिफर रहे थे और चेहरे पर सुर्खी छलकने लगी। बाबा प्लीज़, मेरा मतलब ये नहीं था। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। मलिक सिकंदर एकदम खामोश हो गए। वो उसके नज़दीक चले आए।
रिमशा का बेसाख्ता रोना उनके गुस्से पर पानी का काम कर गया। इकलौती औलाद को उन्होंने हथेली का छाला बना कर रखा हुआ था। बेटा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था तुम्हें, हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। उन्होंने रिमशा के सर पर शफकत से हाथ फेरा और अपने साथ लगाया। लेकिन बाबा, मेरी खुशी भी तो देखिए। वो आंखें पूछने लगी। टेक इट इजी माय डियर डॉटर। क्या बाबा की खुशी तुम्हारी खुशी नहीं हो सकती? उन्होंने बेटी का चेहरा टटोलते हुए जज्बाती अंदाज अपनाया। आखिर को सियासत के पुराने खिलाड़ी थे। वो तो ठीक है बाबा, वो हक लाई तो ठीक है बेटा, फैसला तुम खुद कर लो। तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की खुशी भी है और अपनी भी। और याद रखना, तुम उस बाप की वाहिद खुशी हो। अगर तुम्हें अपनी खुशी अहम है तो याद रखना तुम्हारा बाप कहीं भी सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। और बिलावल तो वैसे भी मजबूत है, आखिर को चार चार बेटे हैं उसके। अपनी बात मुकम्मल करके वो आस्तीनें फोल्ड करते हुए उसे मुश्किल में डाल गया। रिमशा की गैर ज़रूरी हसास तबीयत बोझल सी हो गई। स्याह पैंट सफ़ेद शर्ट पर नफीस से पुलोवर में मलबूस शायान का चेहरा धुआं धुआं हो गया। एक लम्हे को तो खौफ की लहर उनकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई। वो जान गए थे कि फैसले के इस तराजू में ताया अब्बी का पलड़ा ही भारी होगा। अब क्या होगा शाया? उसने खुद गुलामी के कि वो बेदम सी होकर सोफे पर बैठ गई, जबकि वो बोझल कदमों से दरवाजे की जाने बढ़े और वो उसे फ़िलहाल किसी इम्तिहान में डालना नहीं चाहते थे। वो जान गए थे कि अब रिमशा सिकंदर की झोली में उनके लिए कोई खुशी नहीं। वो उसकी बेबसी को महसूस करके मसलहतन खामोश हो गए और रिमशा बाबा की इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग के हाथों बुरी तरह घायल हो गई। और फिर जिस तरह वो उठते बैठते ज़िंदगी में पहली मरतबा खुदा से मज़ीद औलाद ना देने का शिकवा बुलंद आवाज़ में कर रहे थे, उसने उनके फैसले पर मोहर सबत कर दी। और फिर वैसा ही हुआ जैसा मलिक सिकंदर अली ने चाहा। रिमशा के होठों पर खामोशी के ताले लग गए थे। मैं रिमशा सिकंदर मलिक की इकलौती लिखते जिगर हूँ। मैं अपने वालिदैन की शादी के 8 साल बाद उनकी ज़िंदगी में बाहर का झोंका बनकर दाखिल हुई और मेरी आमद पर बाबा ने पूरी 100 जगह गरीबों, मदरसों और रफाही इदारों में तकसीम की थी। मलिक हाउस में आम खोलते ही मैंने अम्मी बाबा के अलावा छोटे अबू, चाची अम्मी, काशान लाला, शायान, वलीद और हमज़ा को देखा था। शायान काशान लाला मुझसे बड़े होने की वजह से खुसूसी तौर पर मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मुझे शायान भाई ज़्यादा अच्छे लगते थे। मेरी खातिर सबसे लड़ते उलझते और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हर सोच, हर ख्याल और हत्ता कि पूरी हस्ती पर काबिज़ हो गए। जब से मैंने सुना था कि उनका नाम मेरे नाम के साथ मंसूब है, मेरी बेकरारियों में इजाफा हो गया था। मुझे लगता था कि हर शय मेरी बेकरारी पर हंसती है। बाबा की अगर मैं जान थी तो छोटे अबू जी के दिल का सुकून, चची अम्मी की आंख का तारा, तो काशान लाला, वलीद भाई और हमजा के पास मेरे लिए मोहब्बतों और अपनाइयत का समंदर था। जबकि शायान कहते थे कि मैं तुम्हारी खातिर सांस लेता हूँ। उनकी दीवानगी पर अम्मी और चची अम्मी हंसती थीं। बचपन में मुझे मिट्टी के घरौंदे बहुत अच्छे लगते थे। मैं हवेली के पिछले खाली मैदान के एक मखसूस कोने में मिट्टी के ढेर से घर बनाने का शौक बड़ी दिलजमी से सरअंजाम देती थी। एक दिन शायान मुझे ढूंढते हुए उधर आ निकले। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी, जबकि शायान 15 साल के थे। मिशी, इधर क्या कर रही हो गंदी बच्ची? ये हाथ कैसे मिट्टी से भरे हुए हैं? शाया घर बना रही हूँ, मैंने बहुत जोशो खरोश से इत्तला दी। काशान लाला की निस्बत मैं शायान को लाला की बजाय शुरू से शाया कहकर पुकारती थी। बुरी बात रिमशा, ये तो कमज़ोर सा घरौंदा है, 1 मिनट में टूट जाएगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें ईंटों का बड़ा सा घर बना कर दूंगा जहाँ हम दोनों रहेंगे। लेकिन शाया, बाबा, अम्मी, छोटे अब्बू, चची अम्मी कहाँ रहेंगी? मेरा मासूम जहन उलझ गया। फिर उन्होंने तफसील से बताया कि उनके घर भी साथ होंगे, तो तब तसल्ली हुई। और फिर हर गुजरते दिन मैं उन्हें याद करवाना नहीं भूलती थी कि जबकि काशान लाला, अम्मी और चची अम्मी मेरी मासूमियत पर खूब हंसते थे। फिर कुछ वक्त और सिरकता गया। शऊर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए मुझे मालूम हुआ कि काशान लाला वगैरह मेरे सगे भाई नहीं हैं। मैं फूट फूट कर रोई थी, लेकिन थोड़ा सा बड़े होने पर एक खुशगवार एहसास मिला। तब आहटों पर चौंकना और दिल धड़कने का मौसम शुरू हो चुका था और मेरी ज़ात के गिर्द ऐसा हिसार बन गया था जिसमें हर वक्त शायान की मोहब्बत के जुगनू उतरते थे। उस वक्त मैं थर्ड ईयर में थी, जब टीवी लाउंज में ढेरों किताबें रखे जोलॉजी की बुक में उलझी हुई थी। जब वो दबे कदमों दाखिल हुए, येलो कुर्ता, वाइट तंग पजामा पहने रिमशा को एकदम से आकर उन्होंने डराया तो वो चौंक गई। अरे आप! बड़ी शर्मगी मुस्कुराहट चेहरे पर दौड़ गई। काफ़ी दिन हो गए, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया कि शाया हम अपना घर कब बनाएंगे? उन्होंने मनीखेज़ लहजे में पूछा। मुझे मालूम है कि यही हमारा घर है, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला और उनके कहके पर मैं सटपटा गई। अच्छा, क्या कहा हमारा? उनके अंदाज में कदरे शौकीर मैंने खींची थी। मैंने झीम कर सर झुका लिया। शानी बेटे, तुम कब आए? ताई अम्मी हाथ में हमजा की शर्ट उठाए चली आई। शायद बटन लगाने का इरादा था। अभी आया हूँ बड़ी अम्मी, अगर कोई इतराज़ हो तो चला जाता हूँ। उन्होंने शरारतन कहा। बेटा, मैंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं की जो तुम बुरा मान गए? सीधी सादी ताई अम्मी शिशुपन में पड़ गई। अरे नहीं मेरी स्वीट ताई अम्मी, मुझको तो बस आपकी दुआएं चाहिए। वो कारपेट पर फ्लोर कुशन में बैठी
ताई अम्मी के पास आकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गए और ताई अम्मी तो उस अंदाज पर वारी सदके हो गई। उन्होंने पेशानी पर बोसा दिया। शायान के साथ तो वैसे भी 3 रिश्ते थे। एक तो सिकंदर साहब का सगा भतीजा, उनका सगा भांजा और फिर होने वाला दामाद भी, और वो उनकी ताई के अलावा सगी खाला भी तो होती थी। बस ताई अम्मी आज खूब थक गया। उन्होंने मजीद लाड दिखाया। बेटा, मैं तो तुम्हारे ताया भी और तुम्हारे बाप की सियासत से तंग थी। उन्होंने तुम्हें भी इस गंद में घसीट लिया। हर वक्त मेरा दिल होलता रहता है। अरे वाह, बड़ी खाला भांजे के बड़े लाड उठा रही हैं। शाहीना यानी शयान की अम्मी ट्रे में ग्लास रखे दाखिल हुई। वो लाख अपने बच्चों को समझाती थीं कि ताई अम्मी की बजाय खाला अम्मी कहा करें, लेकिन बच्चे भी अपने नाम के एक थे। जब दिल चाहता बड़ी अम्मी, कभी ताई अम्मी और कभी खाला अम्मी के नामों से मुखातिब करना शुरू कर देते। वाह मेरी माँ, जियो हज़ारों साल। शायान ने गिलास उठाते ही नारा लगाया, हरकतें इसकी देखो बच्चों जैसी। और मैं सोच रही कि बिलावल साहब से कहकर शादी की डेट रखवाऊँ। कोई शादी आने बजें, बस बहुत रिमशा ने पढ़ लिया। चची अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं जो शायान और अम्मी के लाड देखने में मगन थी, ये सुनते ही मेरे छक्के छूट गए। फिर भी शाहीना, इसका बीएससी तो मुकम्मल हो जाए, ताई अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा। बस होता रहेगा। चची के अंदाज में बेपरवाही थी। दिल वाले हैं हम तो दिल लेकर जाएंगे। हमजा ने डेक का बटन ऑन किया और हस्बे सूरत हाल गाना सुनते ही सब बेसाख्ता हंस पड़े, जबकि शायान की शौक नज़रों ने मेरे दिल की दुनिया में तलातुम पैदा कर दिया था। हर गुजरते दिन के साथ मेरी और शायान की मोहब्बत के रंग गहरे होते गए। मैं कभी तन्हा होती तो एक नरम लतीफ़ और दिलकश एहसास मेरे ताक़ुब में रहता। अब तो मेरी बेतकल्फ़ी भी काफ़ी हो गई थी। लाख मसरूफियात में भी मुझे कॉलेज छोड़ने की ज़िम्मेदारी उनकी थी। फ़ुर्सत का हर लम्हा मेरा था। मेरी ज़िंदगी की किताब के हर सफ़े पर शायान मलिक का नाम था। उनकी पसंद नापसंद सब मुझे असबर थी। हम दोनों मोहब्बतों की इस वादी में दाखिल हो चुके थे जहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ चाहत की तितलियां और ख्वाबों के खुशनुमा फूल थे। शायान को पिंक कलर पसंद था और मेरी वार्डरोब में पिंक कलर के अलावा और कोई रंग मौजूद ही नहीं होता। शायान को कुकिंग पसंद थी और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किचन में गुजरता। शायान को मौसीकी में गज़लें पसंद थी और मैंने पॉप म्यूज़िक के सारे कसट फेंक दिए। और यही हाल उनका था। वो भी मेरी पसंद में मुकम्मल तौर पर ढल चुके थे। सब कुछ ठीक जा रहा था। खुदा जाने हिजर कहाँ से दबे पाँव हमारे दरमियान चलाया और जुदाई की दीवारें चीन से भी बुलंद हो गई। बाबा का अचानक सियासी पार्टी को बदलना और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलता गया। अगर बाबा मुझे फैसले के पुल सरात पर ना खड़ा करते तो शायद मेरे सारे कदम शायान ही की जानिब उठ पड़ते। छोटे अबू का पोर्शन जहाँ मैंने पाँव पाँव चलना सीखा और उनके गले में बाहें डालकर ढेर फरमाइशें पूरी करवाईं। चची अम्मी का किचन जहाँ खड़े होकर उनसे मैंने कई खाने पकाने सीखे। काशान लाला का हाथ पकड़कर अपनी हर बात मनवाई। वलीद के कमरे में बैठकर ढेरों बातें की। हमजा के साथ मिलकर शरारतें की और सबसे बढ़कर शायान के संग इसी पोर्शन में रहने के ख्वाब देखे। वो सब के सब मुझसे बाबा के एक फैसले से दूर हो गए। छोटे अबू मेरी तरफ देखते ही आंखें चुरा लेते, लेकिन उनकी आंखों के पीछे छुपी नमी मेरे दिल पर गिरती। चची अम्मी हर वक्त अपनी कनपटियों को दबाती, लेकिन अब भी मेरी फेवरेट डिश भिजवाना नहीं भूलती। काशान लाला अब भी मलिक हाउस में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हमारी तरफ आते हैं, लेकिन कुछ मिनट खामोश बैठकर चले जाते हैं। हम सब शरारतें करना और डेक बजाना भूल गया है, लेकिन मेरे लिए चॉकलेट लाना नहीं भूलता। वलीद का अब भी लाहौर से फ़ोन आता है, लेकिन उसकी गुफ्तगू के दौरान ही कॉल कट जाती है। मेरी अम्मी हर वक्त परेशानी के आलम में पूरी हवेली में घूमती हैं, लेकिन उनकी हसरत भरी निगाहें अब भी चची अम्मी के पोर्शन की जानिब उठती हैं। और सबसे बढ़कर शायान के कमरे की लाइट सारी रात जलती है और हमारे फ़ोन की CLI स्क्रीन पर उनका नंबर एक मखसूस टाइम पर नमूदार होता है, लेकिन वो बात करना भूल जाते हैं। उनकी आंखों में इस कदर वैरानी है कि मैं भी उनका सामना करने से गुरेज़ा हूँ। लेकिन इस सारे मामले में बाबा सबसे ज़्यादा मसरूफ़ है। सियासत में सीट का नशा उन पर इस कदर तारी है कि वो सब कुछ फैलाए बैठे हैं। याद है तो नई इलेक्शन की तारीख और मेरी शादी का दिन। आज मेरा मायूं है, अभी अभी शायान यहाँ से होकर गए हैं, शायद बदगुमा होकर। मैं क्या करूँ, अपने घर में बजती ढोलक से मुझे वहशत होती है। लेकिन कराची हैदराबाद से आई मेरी फर्स्ट और सेकंड कज़न्स ने घर में एक हंगामा बर्पा कर रखा है, जबकि मेरे अंदर सिर्फ बेसुकूनी और बेकली है। शुक्रा की वादी मुसलसल 3 दिन से बारिशों की जद में थी। कभी गरज चमक के साथ ओले बरसते तो कभी महज फवार हवाओं को गुजर जब किसी बर्फानी चोटी से होता तो फिजा में झुरझुरी सी आ जाती। 8 अक्टूबर का दिन गुजर चुका था। शायान के अंदर एक अखाड़ पिछाड़ थी कि मध्यम ही नहीं हो पा रही थी। ड्रेसिंग गाउन पहने, हाथ में गोल्ड लीफ का सिगरेट पकड़े हुए सारी रात किसी अजियत के समंदर को पार कर आए थे। रात रमशा की रुखसती थी। अब तक तो उसका नाम किसी और के साथ जुड़ चुका होगा।
उनका दिमाग माउफ होता जा रहा था। शायान, अब हमें चलना चाहिए। असफंद के लिए उनकी हालत अब नाकाबिले बर्दाश्त होगी। देखो ताया अभी को हमें हमें जुदा करके क्या मिला। वो तो शायद बल्कि यकीनन बहुत खुश होंगे। वही ताया अभी जो कहा करते थे कि काशान और शायान मेरे बाजू हैं, आज इसी बाजू को अपने से अलहदा कर दिया। कोई तकलीफ नहीं हुई होगी उनको। शायान का लहजा भीग रहा था। भाड़ में जाएं सब, बेवफा लोगों के लिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं। देख लेना, अपने फैसले पर पछताएंगे। ये मेरी असफंद यार की पेशीन गोई है, याद रखना। उठो, हमें आज ही यहाँ से निकलना है। अगले घंटे वो लोग जीप में थे और उन दोनों के दरमियान गहरी खामोशी थी। असफंद ने अपने दोस्त की जानिब देखा जो निढाल और शिकस्ता अंदाज में लेटा था। उसने जीप का रुख पेशावर की तरफ कर दिया, जहाँ अपने ननिहाल में ना सिर्फ 3 दिन रहे बल्कि जब शायान की हालत संभली तो अपने शहर का रुख किया। वो अब खासे बाहिम्मत हो चुके थे, हकीकत को कबूल तो करना ही था। असफंद के घर उसे ड्रॉप करके वो सीट पर बैठे तो एकदम से फिर उसे पुकार बैठे। असफंद पलटा। थैंक यू यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। शायान का लहजा अपने दोस्त की मोहब्बत में डूबा हुआ था। यू आर वेलकम। असफंद ने अपनी कैप उतार कर झुककर मगरबी अंदाज में शुक्रिया अदा किया तो वो बेसाख्ता हंस पड़े। वाकई अच्छे दोस्त नेमत होते हैं, उन्होंने दिल में एतराफ़ किया। जीप जब मलिक हाउस की जानिब बढ़ी तो वो खुद में काफ़ी हौसला और हिम्मत महसूस कर चुके थे। सुरख रविश को दौड़ती हुई पोर्टिको में जाकर रुकी। हमज़ा का डेक फुल आवाज़ में बज रहा था। नुसरत फ़तेह अली खां का मेरा पिया घर आया सुनते ही उन्होंने हमज़ा को गायबाना दाद दी। गाना ऐन हस्बे सूरत हाल था। टीवी लाउंज में अखबार पढ़ते काशान लाला उन्हें देखकर हैरत और खुशी से एक लम्हे को गंग से हो गए। अरे मेरा यार आया है, वो खिलखिलाए और आगे बढ़कर गले से लगाया। कॉर्नर पर रखे सोफे पर मेडिकल की किस किताब में सर घुसाए वलीद भी उन्हें अचानक देखकर खुशगवारियत से मुस्कुराते हुए फ़ौरन उठा। यार तुमने तो परेशान ही कर दिया, काशान भाई ने उनके हाथ से चीज़ें पकड़ते हुए कहा, जबकि वलीद उनके गले में बाजू डाले 2 दफ़ा उनके हाथ पर अपने प्यार की मोहर सबत कर चुका था। मोहब्बत और अपनायत के इस मुजाहरे पर उनकी आंखें भीग गईं। डॉक्टर साहब आप कब आए? उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा। मुझे आए हुए तो पूरा हफ्ता हो गया, वलीद ने इतला दी। बहुत मुश्किल है यार इस दुनिया में दिल लगाना। हमज़ा हस्बे आदत डेक बंद करके अब खुद गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो एकदम ठटक गया और अगले ही लम्हे वो जंप लगाकर उनके गले लग चुका था। शानी भैया आप कब आए? उसका जोशो खरोश दीदनी था। जब मेरे भाई ने मेरा पिया घर आया लगाया था उसी वक्त मैंने कदम रंजा फरमाया था। उन्होंने उसे दोबारा गले लगाते हुए छेड़ा। सबसे छोटा होने की वजह से वो सबका ही लाडला था। सबसे मिलने के बाद वो अम्मी के कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन कॉरिडोर में जोहर की नमाज़ पढ़ते ताई अम्मी को देखकर उनका दिल अजीब अंदाज में धड़का। उनकी मौजूदगी काफ़ी हैरानकुन थी। बहरहाल वो नज़रअंदाज करके अम्मा के कमरे की तरफ बढ़े तो पहले ही कदम पर ठठक गए। कमरे का मंजर इंतहाई अजीब था। कारपेट पर बैठे अम्मी किसी कुर्ते की तरपाई में मगन थी, जबकि उनकी गोद में सर रखे वो दुश्मन जहाँ शायद गहरी नींद में थी। ये उसकी शुरू से आदत थी, जिससे ताई अम्मी चिढ़ती थी कि इतनी बड़ी होकर गोदों में घुसती है। उसके चेहरे पर फैली सादगी और मासूमियत से वो नज़रें चुरा गए। 3 दिन पहले ही तो वो पराई हुई थी और ज़ख्म पूरी शिद्दत से अभी ताज़ा था, शायद शादी के बाद मिलने आई हो। उन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगाया। अरे शायान, अम्मी चौंक गई। अगले ही पल खुशी के रंग उनके चेहरे पर फैल गए। वो आहिस्तगी से रिमशा का सर फ्लोर कुशन पर रख कर उन्हें अपनी बाहों में ले चुकी थी। बेटा बाहर आ जाओ, ये अभी सोई है। रिमशा के लिए ढेरों मोहब्बत और फिक्र उनके लहजे में देखकर वो तो जल कर ही रह गया। हाँ, नई ज़िंदगी की शुरुआत से लगता है खासी मुतमईन है, तभी इतनी पुरसुकून नींद सो रही है। तब कर उन्होंने सोचा, बेटा किधर निकल गए थे? पहले तो हम लोग परेशान हो गए। वो तो शुक्र है असफंद फ़ोन करके तुम्हारी खैरियत बताता रहा, वरना तुम्हारे बाबा की तो अच्छी खासी तबीयत ख़राब हो गई थी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। अम्मी ने डाइनिंग रूम में आते ही उन्हें लताड़ा। अम्मा कहाँ जाना था? बस ज़रा घूमने फिरने निकल गए थे, उन्होंने बेजारी से जवाब दिया। आते ही रिमशा को देखना एक मरतबा फिर उनका दिल आउट ऑफ कंट्रोल कर चुका था। हो गई मुलाकात? हमज़ा बैट उठाए इधर आ निकला, जबकि वो उसका शोख अंदाज समझने से कासिर थे। हमज़ा तमीज़ सीखो, बड़ा भाई है। अम्मा ने घुरका तो वो मुंह बनाता हुआ लॉन की तरफ निकल गया। ये क्या करने आई है? आखिरकार सवाल लबों तक आ ही गया। अपनी तरफ से उन्होंने लापरवाही से पूछा था। साइड टेबल से बिस्किटों की प्लेट उठाकर वो गोद में रख चुके थे। तो बेटा तुम्हें मालूम नहीं कि रिमशा की शादी मुलतवी हो गई थी? उन्होंने धमाका ही तो किया था। क्या? बेयकीनी में सारे अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए, जबकि एक हाथ बिस्किट मुंह में ले जाता हुआ फ़िज़ा में ही साकिन हो गया। अंदर कहीं कोई घंटी बजी थी। हाँ, मेहंदी वाले दिन रिमशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हमारे बड़े हैं, इनकी गलतियों पर हम पर्दापोशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऊपर से रिमशा की बीमारी ने कहाँ ज़िद और अना को दरमियान में रहने दिया।
भाई साहब तो अस्पताल में तुम्हारे बाप के गले लगकर खूब रोए। अम्मी ने पूरे जोशो खरोश से 10 दिनों की दास्तान को 10 मिनट में सुना दिया। अब बेटा तुम भी अपना दिल बड़ा करो, हमारा अपना खून है, उन्होंने साथ ही नसीहत की। हैरत और खुशी से कई लम्हे तक वो गूंग रह गए। खुदा इस तरह से भी मेहरबान होगा उसका तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। दिल के अंदर खुशी की किरण फैली और फैलती ही चली गई। 10 दिन की अजियत एक लम्हे में ख़त्म हो गई। मेरा बेटा आया है। सफ़ेद मलमल का बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े ताई अम्मी नमाज़ पढ़कर सीधी उधर आई थी। अगले ही पल वो उनके चौड़े सीने में मुँह छुपाए बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। अरे ताई अम्मी, आपका बेटा आ गया है, और ये जो ताया अभी विलन बने फिरते हैं ना, हम इनसे भी निपट लेंगे। जो खुशी उन्हें अभी अभी मिली थी उसका एहसास उनके लहजे में शोखी ले आया था। बरखुरदार, आप शायद मेरे बड़े भाई के बारे में कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। अब्बू जी हाथ में ब्रीफकेस पकड़े दाखिल हुए। वो ना सिर्फ ताई अम्मी के साथ मोहब्बत का मुजाहरा देख चुके थे बल्कि सुन भी चुके थे। उनके पीछे ताया अब्बी को देखकर वो खिसिया गए। अम, ताया अब्बी उसके पास आए और उसको गले लगाकर रोने लगे। अरे अरे ताया अब्बी, शायान ने उन्हें खुद से जुदा करके आंसू साफ किए। खुशियों का इस्तकबाल मुस्कुराहटों से करते हैं, आंसुओं से नहीं भाई साहब। अब्बू जी ने बड़े भाई को नसीहत की। मैं सोच रहा हूँ बिलावल कि मुझे क्या हुआ था जो इन मोहब्बतों से दूर हो गया था। उन्होंने भीगे लहजे में कहा, छोड़े भाई साहब, बस अब फटाफट मेरी बेटी और बेटे की शादी की डेट फाइनल करें। बिलावल मलिक ने चेहरे पर मुस्कान सजाते हुए कहा। ताया अब्बी ने अपने सामने ऊंचे लंबे कद, खिलता हुआ रंग, घनी मूंछों वाले खूबरू भतीजे को देखा जिसके चेहरे पर बिखरी फ्रेश मुस्कुराहट बेहद भली लग रही थी। वाकई रिमशा का नसीब तो वही था, उन्होंने खुले दिल से एतराफ़ किया। शायान को अपने भाइयों की मानी खिज मुस्कुराहटों की समझ आ गई थी जिसका सामना घर आते ही उन्होंने किया था। उनके कदम दोबारा अम्मी के कमरे की तरफ बढ़े जहाँ दिलकश चेहरा और निखरा निखरा रूप उनकी नींदें उड़ाकर पुरसुकून नींद के मज़े ले रहा था। और फिर उसे मुबारकबाद भी तो देनी थी। आखिर को इस जंग को उसने अकेले जीता था और उसके लिए वो वाकई मुबारकबाद की मुस्तहिक थी। इसके साथ इस खूबसूरत जॉइंट फैमिली कज़न बेस्ड नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।